में एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। क्या है? एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द है? एशिया एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। क्या है? एक एशिया का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। जो एशिया शब्द है, एशिया महाद्वीप, जो एक एशिया शब्द है, ये हिब्रू भाषा का शब्द है दोस्तों। उसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। जो एशिया महाद्वीप की जो नदी घाटियों को दोस्तों सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं दोस्तों। जो एशिया महाद्वीप की जो नदियां और घाटियां दोस्तों, उनको सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों के जन्म स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों सभी धर्म पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। क्या पाए जाते हैं? जितने भी धर्म है दोस्तों, वो सभी धर्म हमारे एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसलिए एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। एशिया भाषा शब्द है, इसका अर्थ उगता हुआ सूर्य। एशिया महाद्वीप की नदी और घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। आगे है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। तुर्की देश आता है, अजरबैजान आता है, फिलिस्तीन आता है, इजराइल आता है, और कतर आता है, बहरीन आता है, सीरिया आता है, इराक देश आता है, ईरान देश आता है, संयुक्त अरब देश आता है, संयुक्त अरब अमीरात देश आता है दोस्तों, और जॉर्डन देश आता है, साइप्रस देश आता है, ओमान देश आता है, और यमन देश। ये सभी देश जो मैंने अभी बताया हूँ, वो सभी पश्चिम एशिया महाद्वीप में आते हैं। पश्चिम एशिया महाद्वीप में जो महाद्वीप है, उसके जो पश्चिम भाग है, उसमें ये सभी देश पड़ते हैं दोस्तों। आगे मध्य एशिया, मतलब बीच में। मध्य एशिया में दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश मध्य एशिया में आते हैं। मतलब बीच में, एशिया महाद्वीप के बीच में आते हैं दोस्तों ये सभी देश। आगे है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में आते हैं दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और अफगानिस्तान। ये सभी देश आते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया महाद्वीप में। दक्षिण एशिया महाद्वीप में आते हैं दोस्तों ये सभी देश। ये मध्य एशिया में और ये पश्चिम एशिया में आते हैं दोस्तों। आगे दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, और आता है फिलीपींस और ब्रुनेई। ये सभी देश आते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आते हैं दोस्तों चीन, मंगोलिया, जापान, और आते हैं उत्तर कोरिया, और आता है दक्षिण कोरिया और ताइवान। ये सभी देश आते हैं दोस्तों पूर्वी एशिया में दोस्तों। अगला है उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में बस साइबेरियाई रूस आता है। क्या आता है? साइबेरियाई रूस आता है दोस्तों उत्तरी एशिया में। साइबेरियाई रूस दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं दोस्तों। ये एशिया हिब्रू भाषा शब्द है, अर्थ इसका उगता हुआ सूरज है। एशिया मध्य नदी घाटों सभ्यताओं को पालना कहते हैं। सभी धर्मों को जन्म स्थली कहते हैं। एक बार रिवाज कर लेते हैं। पश्चिम एशिया में तुर्की, अजरबैजान, फिलिस्तीन, इजराइल, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, साइप्रस, ओमान और यमन आते हैं। और मध्य एशिया में दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आता है। और दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
मालदीव, अफगानिस्तान आता है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। और पूर्वी एशिया में आते हैं चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान। और कोरिया में, उत्तरी एशिया में आता है दोस्तों साइबेरियाई रूस। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों। अब एशिया महाद्वीप की आगे देख लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही लिख जाऊं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों। अब एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला क्या है? प्रमुख पर्वत श्रृंखला है दोस्तों टोरस पर्वत। क्या है? टोरस पर्वतमाला। टोरस पर्वतमाला ये तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में, तुर्की देश में दोस्तों टोरस पर्वत है, टोरस पर्वत श्रृंखला। आगे एलब्रुज तथा जेग्रोस, एलब्रुज तथा जेग्रोस पर्वतमाला ये ईरान में। कहाँ है? ईरान में है दोस्तों। आगे हिंदू कुश पर्वत। क्या है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत ये दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को अलग करता है। क्या करता है? दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को अलग करता है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत। मतलब कि पृथक करता है दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को पृथक करता है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत। समझिए में तो आगे चलते हैं। सुलेमान पर्वतमाला, कीर्थर पर्वतमाला, सालट रेंज पर्वतमाला। सुलेमान पर्वत, कीर्थर पर्वत और सालट रेंज पर्वत ये सभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान देश में है दोस्तों ये सभी। सुलेमान, कीर्थर पर्वत, सालट रेंज ये सभी पाकिस्तान में है। आगे है टियान शेन पर्वतमाला। टियान शेन पर्वतमाला और कुनलुन पर्वतमाला और अल्ताई पर्वतमाला दोस्तों ये सभी चीन में है। कहाँ है? चीन देश में है दोस्तों ये सभी। कौन कौन से? टियानशेन, कुनलुन और अल्ताई पर्वतमाला ये सभी कहाँ है? चीन में है। आगे ये थी हमारे प्रमुख पर्वत श्रृंखला दोस्तों। कौन कौन सी? टोरस पर्वत तुर्की में, एलब्रुज तथा जेग्रोस ईरान में है। हिंदू कुश पर्वत दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को अलग करता है। सुलेमान, कीर्थर पर्वत, सालट रेंज ये सभी पाकिस्तान में है। टियानशेन, कुनलुन, अल्ताई पर्वतमाला ये सभी कहाँ है? चीन में है दोस्तों। ये थे हमारे पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अब है दोस्तों पठार। पठार क्या है दोस्तों? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो उसका आंसर होगा तिब्बत का पठार दोस्तों। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी दोस्तों तिब्बत का पठार है। फिर से कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्वेश्चन आ जाते पेपर में दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे? तिब्बत का पठार दोस्तों। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। क्या है? 4500 मीटर है दोस्तों तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर। और ये कहाँ है? ये कुनलुन पर्वतमाला। कुनलुन पर्वतमाला, ये कुनलुन पर्वतमाला चीन में दोस्तों। कुनलुन पर्वतमाला और हिमालय पर्वत के मध्य में है दोस्तों तिब्बत का पठार। किन के बीच में? कुनलुन पर्वतमाला के बीच में, ये पर्वत के बीच में, कुनलुन पर्वत के बीच में और हिमालय पर्वत के बीच में दोस्तों है हमारा तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचा भी पठार तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। समझ में आ गया? अब है पामीर का पठार। पामीर का पठार दोस्तों। पामीर का पठार दोस्तों इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। पामीर के पठार क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। ये जो पामीर का पठार है ये हिंदू कुश पर्वतमाला को
टियान सेन पर्वतमाला को, कुनलुन पर्वतमाला को, इन सभी हिंदू कुश, टियान सेन, कुनलुन पर्वतमाला को जोड़ता है दोस्तों पामीर का पठार। क्या करता है, कौन सा काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हिंदू कुश, टियान सेन, कुनलुन को जोड़ने का काम करता है पामीर का पठार। और इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पामीर के पठार को विश्व की छत। अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखने से पहले जो पठार देख रहे थे उसमें 2 पठार बच चुके थे, वो देख लेते हैं। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है। कहाँ है दोस्तों अनातोलिया पठार, ये तुर्की में है दोस्तों अनातोलिया पठार। और टोरस और पोंटिक के मध्य में है। कहाँ है, टोरस और पोंटिक के बीच में है दोस्तों अनातोलिया का पठार। कहाँ, कौन से देश में है, तुर्की देश में है दोस्तों। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ईरान पठार, ईरान का पठार ये एल बुर्ज और जैग्रोस के मध्य में है। कौन कौन किस किस के बीच में है, एल बुर्ज और जैग्रोस पर्वत माला के बीच में है। एल बुर्ज पर्वतमाला के और जैग्रोस पर्वतमाला के मध्य में है दोस्तों ईरान का पठार। समझ में आ गया दोस्तों। अनातोलिया पठार तुर्की में है, ईरान पठार एल बुर्ज जैग्रोस पर्वतमाला के मध्य में है। अब ये तो थे हमारे पठार दोस्तों। अब जो मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल वो देख लेते हैं। पहला है ईरानी मरुस्थल। ईरानी मरुस्थल इसे दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं और दस्तक ए कबीर मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं और ईरानी मरुस्थल को दस्तक ए कबीर मरुस्थल भी कहते हैं। दस्तक ए लूथ मरुस्थल और दस्तक ए कबीर मरुस्थल ईरानी मरुस्थल को कहते हैं दोस्तों। आगे है काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों काराकुम मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान देश में है दोस्तों काराकुम मरुस्थल। आगे तकला माकन मरुस्थल। कौन सा, तकला माकन मरुस्थल ये चीन के सिक्यांग प्रांत में। क्या है, कहाँ है, चीन के सिक्यांग प्रांत में है दोस्तों तकला माकन मरुस्थल। चीन देश के सिक्यांग मरुस्थल, सिक्यांग प्रांत में दोस्तों तकला माकन मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में। आगे है सऊदी अरेबियाई मरुस्थल। कौन सा, सऊदी अरेबियाई मरुस्थल ये अलफंद मरुस्थल भी कहते हैं। इसे अलनफंद मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलनफंद मरुस्थल भी कहते हैं और हमादा मरुस्थल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हमादा मरुस्थल भी कहते हैं सऊदी अरेबियाई मरुस्थल को और अलनफंद मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों सऊदी अरेबियाई मरुस्थल को। जो सऊदी अरेबिया मरुस्थल ये सऊदी अरब में है। कहाँ है, सऊदी अरब में है दोस्तों सऊदी अरेबियाई मरुस्थल। अलनफंद मरुस्थल भी कहते हैं और हमादा मरुस्थल भी कहते हैं और सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। समझ में आ गया। अब दोस्तों गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। दोस्तों जो गोबी का मरुस्थल है ये मंगोलिया, क्या है, मंगोलिया, सॉरी मंगोलिया और चीन के बीच, चीन मंगोलिया में भी है और चीन में भी है। जो गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया देश में और चीन देश में है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल ये पश्चिम भारत में और पाकिस्तान में है। कहाँ है, पश्चिम भारत में है दोस्तों और पाकिस्तान में है दोस्तों थार मरुस्थल। पश्चिम भारत में और पाकिस्तान देश में। अनातोलिया पठार तुर्की में है। ईरान पठार एल्बुर्ज जैग्रोस के मध्य में है। ईरानी मरुस्थल दस्तक-ए-लूथ मरुस्थल दस्तक-ए-कबीर मरुस्थल कहते हैं। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तकला माकन चीन में है। सऊदी अरेबिया मरुस्थल सऊदी अरब में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। थार मरुस्थल पश्चिम भारत और पाकिस्तान में दोस्तों। अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां
प्रमुख नदी है दोस्तों। पहली यांग टीसी क्यांग नदी कौन सी है? पहली है यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों, ये चीन में है। कौन से देश में है? चीन देश में है दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों, जो कि चीन देश में दोस्तों। आपका कोई पूछे कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में दोस्तों स्थित है। आगे है आमूर नदी। आमूर नदी दोस्तों ये चीन और रूस में है। कहाँ है? चीन और रूस में है। चीन देश में और रूस देश में है दोस्तों आमूर नदी, चीन देश में और रूस देश में। समझ में आ गया? आगे चलते हैं दजला फरात नदी। क्या है? दजला फरात नदी दोस्तों यह है टोरस पर्वतमाला। क्या है? टोरस पर्वतमाला। उसी से दजला फरात नदी दोस्तों, दजला एक नदी है दजला नदी और दूसरी है फरात नदी। दोनों नदी दजला नदी और फरात नदी दोनों टोरस पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? टोरस पर्वतमाला से निकल रही है। यहाँ से निकल रही है फरात नदी और यहाँ से निकल रही है दजला नदी दोस्तों। फिर यहाँ ईरान देश है। कौन से देश है? ईरान देश है। यहाँ ईरान देश के अल बसरा के ईरान देश के अल बसरा एक जगह है ईरान देश में अल बसरा, वहां जाके दोनों दजला नदी और फरात नदी दोनों मिल जाती है दोस्तों, संगम बन जाता है दजला नदी का और फरात नदी का दोस्तों। मतलब कि दोस्तों यहाँ से ईरान नदी निकले, फरात नदी निकले और दजला नदी निकल रही है टोरस पर्वतमाला से। यहाँ ईरान के अल बसरा गांव अल बसरा में एक जगह है, वहां मिलती है दोनों। फिर जब मिलती है फिर दोस्तों फारस की खाड़ी में गिरती है। क्या करती है? फिर जब दोनों मिल जाती है फिर वह कहलाती है दजला फरात नदी दोस्तों। दजला फरात नदी दोस्तों दोनों निकलती है, ईरान के अल बसरा में मिलती है और जब मिलती है तब दजला फरात नदी बन जाती है। फिर दजला फरात नदी दोस्तों ये फारस की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। दजला और फरात नदी है, उन दोनों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों दजला और फरात नदी के मेन बीच में दोस्तों, मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला फरात नदी ईरान और दजला और फरात नदी ईरान और बसरा में मिल जाती है और टोरस पर्वतमाला से निकलती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हवांग हो नदी। हवांग हो नदी दोस्तों ये इसे चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं दोस्तों हवांग हो नदी को। चीन का शोक कहते हैं हवांग हो नदी को। इसे पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं दोस्तों हवांग हो नदी को, पीली नदी दोस्तों। आगे है इरावदी नदी। इरावदी नदी दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों इरावदी नदी दोस्तों। इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों इरावदी नदी को। कारण क्या है इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहने का दोस्तों? कारण ये है कि जो इरावदी नदी है इसका सबसे ज्यादा फायदा म्यांमार को होता है। किसको होता है? म्यांमार देश को इरावदी नदी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। समझ में आ गया? यांग टीसी क्यांग ये चीन में एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी है। आमूर नदी चीन और रूस में है। दजला फरात नदी टोरस पर्वतमाला से निकलती है और टोरस पर्वतमाला दजला और फरात नदी निकलती है और ईरान और बसरा में मिलती है और फारस खाड़ी में गिरती है। यहाँ मिलती है जब दजला फरात नदी बन जाती है और इसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हवांग हो नदी चीन का शोक, पीली नदी कहते हैं। इरावदी नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है और म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप इरावदी नदी को दोस्तों। अब दोस्तों एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है। क्या है? एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है दोस्तों। पहली है कैस्पियन सागर झील। कौन सी? कैस्पियन सागर झील दोस्तों। कैस्पियन सागर झील ये विश्व की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों कैस्पियन सागर झील दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर झील है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी दोस्तों कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर झील है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दूसरी है बैकाल झील। बैकाल झील दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील। अगली है वोन झील। वोन झील दोस्तों ये तुर्की देश में है। कौन से देश में है वोन झील दोस्तों? ये है तुर्की देश में। और विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। क्या है? विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है दोस्तों वोन झील। अगर आपको पूछ ले पेपर में कि विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है तो वह है वोन झील दोस्तों, जो कि तुर्की देश में है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मर्त्य सागर झील। मर्त्य सागर झील दोस्तों ये विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है। क्या है? विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है दोस्तों मत्स्य सागर झील। समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है। क्या है? समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है दोस्तों मत्स्य सागर झील। ये विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है और समुद्र तल से 1500 फीट नीचे स्थित झील है दोस्तों मत्स्य सागर झील। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सो सिकोरू, पांचवी है सो सिकोरू। सो सिकोरू झील ये तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में दोस्तों सो सिकोरू झील। और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों सो सिकोरू झील। ये तिब्बत में है और विश्व की सबसे ऊंची झील है सो सिकोरू झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी झील, क्षेत्रफल की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और वोन झील ये तुर्की में है, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। मत्स्य सागर विश्व की सबसे गहरी नीचे स्थित है, समुद्र से 1500 फीट नीचे है। सो सिकोरू तिब्बत में विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो वह है सो सिकोरू। और आपको पूछ ले कि विश्व की सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है तो वह है मत्स्य सागर झील। और आपसे पूछ ले कि पेपर में विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है तो वह है वोन झील। और आपसे पूछ ले पेपर में कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो वह है बैकाल झील। और आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है तो वह है कैस्पियन सागर झील दोस्तों। फिलिस्तीन, पहला है फिलिस्तीन दोस्तों। जो फिलिस्तीन है इसमें ये ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है दोस्तों। किसको? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को दोस्तों ये फिलिस्तीन एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों फिलिस्तीन देश। इसमें ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्म है दोस्तों, इसलिए इसे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं। आगे हैं हजरत मूसा निवासी थे यहाँ के। जो हजरत मूसा थे वो यहीं के फिलिस्तीन के निवासी थे। कौन? हजरत मूसा। हजरत मूसा दोस्तों फिलिस्तीन के निवासी थे। समझ में आ गया? और ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं फिलिस्तीन को। आगे है इजराइल। दूसरा है दोस्तों इजराइल। इजराइल को ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की पवित्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इजराइल देश को कहते हैं ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की पवित्र नगरी कहते हैं दोस्तों इजराइल को। इन इजराइल के मूल निवासियों को सबरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इजराइल के मूल निवासी को दोस्तों सबरस कहते हैं इजराइल के मूल निवासी को। समझ में आगे चलते हैं। दोस्तों जो इजराइल में यहूदी धर्म के लोग हैं वो सूर्य पूजा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य पूजा करते हैं दोस्तों यहूदी लोग। जो ईसाई यहूदी धर्म है जो कि इजराइल में पाया जाता है, इजराइल में है वो धर्म, वो जो यहूदी लोग है, यहूदी धर्म के जो लोग है वो सूर्य पूजा करते हैं। सूर्य पूजा करते हैं दोस्तों। और ये मूल निवासी को सबरस कहते हैं। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी की धर्मों की पवित्र नगरी कहते हैं। आगे है लेबनान। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं।
स्विट्जरलैंड कहते हैं दोस्तों लेबनान को। पूर्व का स्विट्जरलैंड। लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? लेबनान की राजधानी है दोस्तों बेरूत। क्या है? बेरूत लेबनान की राजधानी है। आगे लेबनान में अंगोरा बकरी के जो मोहेर, क्या है? मोहेर बाल है दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? जो लेबनान है यहाँ अंगोरा बकरी पाई जाती है, और जो अंगोरा बकरी है उसकी जो मोहेर बाल है, क्या है? जो मोहेर बाल है वो विश्व प्रसिद्ध है। लेबनान का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, राजधानी इसकी बेरूत है, और अंगोरा बकरी के जो मोहेर बाल है वो विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों ये था हमारा लेबनान देश। अब है दोस्तों ईरान देश। कौन सा? दोस्तों ईरान को आर्यों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यों का देश कहते हैं दोस्तों ईरान को। ईरान का प्राचीन नाम था पर्शिया। क्या है? ईरान का प्राचीन नाम था दोस्तों पर्शिया, और ईरान का मध्यकाल नाम था दोस्तों फारस। क्या था? फारस। और यहाँ मर्च ज्वालामुखी है, 2 मर्च ज्वालामुखी है दोस्तों ईरान देश में। देवबंद और कोहे-ए-सुल्तान। क्या है? कोहे-ए-सुल्तान। देवबंद और कोहे-ए-सुल्तान, ये 2 ईरान में स्थित 2 मर्च ज्वालामुखी है। समझ में आ गया दोस्तों। ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। आगे पश्चिम एशिया। ईरान को पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ईरान, इसलिए इसे पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहते हैं। ईरान को आज वो देश कहते हैं। इसका प्राचीन नाम था पर्शिया, और मध्यकाल नाम था फारस। मर्च ज्वालामुखी देवबंद और कोहे-ए-सुल्तान पाए जाते हैं, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ईरान देश। आगे है तुर्की देश। यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं इसे, और बीमार आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं और बीमार आदमी भी कहते हैं दोस्तों। यूरोप का मरीज भी कहते हैं और बीमार आदमी भी कहते हैं दोस्तों तुर्की देश को। यह एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में है, दोनों देशों में है दोस्तों तुर्की देश। जैसे दोस्तों जो रूस देश है वो भी एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। वैसे जो तुर्की देश है ये भी एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीपों में भी है, दोनों महाद्वीपों में स्थित है दोस्तों। तुर्की देश की राजधानी है अंकारा। अंकारा ये है दोस्तों तुर्की देश की राजधानी अंकारा। और तुर्की देश में इस्तांबुल एक जगह दोस्तों, इसको प्राचीनतम सभ्यताओं का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र कहते हैं दोस्तों इस्तांबुल को दोस्तों, जो कि तुर्की देश में स्थित है। इस्तांबुल को प्राचीन सभ्यताओं केंद्र कहते हैं और बहुसांस्कृतिक शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसांस्कृतिक केंद्र भी कहते हैं दोस्तों तुर्की देश को। यूरोप का मरीज कहते हैं, बीमार आदमी भी कहते हैं। एशिया और यूरोप दोनों देशों में, दोनों महाद्वीपों में है दोस्तों, सभी देशों में नहीं महाद्वीपों में है। महाद्वीपों में, दोनों महाद्वीपों में है दोस्तों, ये दोनों महाद्वीप में है दोस्तों तुर्की देश। और इसकी राजधानी है अंकारा और इस्तांबुल ये शहर है। इसको प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र कहते हैं और बहुसांस्कृतिक शहर भी कहते हैं दोस्तों इस्तांबुल को। अब दोस्तों आगे छठवां है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान को। और नंगा पर्वत भी यहाँ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और
यहाँ नंगा पर्वत स्थित है पाकिस्तान में। क्या कहते हैं, नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। और जो नंगा पर्वत है ये पाकिस्तान में स्थित है। और खैबर दर्रा ये हिंदू कुश पर है। कहाँ है, हिंदू कुश पर है दोस्तों, हिंदू कुश पर है खैबर दर्रा। और बोलन दर्रा ये तीर्थर श्रेणी में है। कहाँ है, तीर्थर श्रेणी में है दोस्तों बोलन दर्रा दोस्तों। और खैबर दर्रा हिंदू कुश पर है दोस्तों। आगे है पाकिस्तान का मिस्र सिंध प्रांत को कहते हैं। किन्हें कहते हैं, पाकिस्तान का मिस्र सिंध प्रांत को कहते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का मिस्र सिंध प्रांत को। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है कराची। क्या है, सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का कराची। ये है दोस्तों कराची, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है, पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। क्या है, लियाकत अली खान ये थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। नंगा पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। और खैबर दर्रा हिंदू कुश में है। और बोलन दर्रा ये तीर्थर श्रेणी में है। पाकिस्तान का मिस्र सिंध प्रांत को कहते हैं दोस्तों। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है कराची। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान का फर्स्ट प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान दोस्तों। समझ में आ गया। अब अगला देश है म्यांमार यहाँ सान का पठार स्थित है। क्या है, म्यांमार में सान का पठार स्थित है। और म्यांमार की राजधानी है पैनमाना यह है म्यांमार की राजधानी पैनमाना। और म्यांमार में सान का पठार स्थित है। और पैनमाना ये म्यांमार की राजधानी दोस्तों। सागवान वृक्ष है दोस्तों, सागवान वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों म्यांमार में। कहाँ पाए जाते हैं, सागवान वृक्ष म्यांमार में पाए जाते हैं। ये विश्व के संसार के सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। क्या है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वृक्ष है दोस्तों सागवान दोस्तों, जो कि म्यांमार में पाया जाता है। अगला दुर्लभ माणिक्य म्यांमार का दुर्लभ माणिक्य दोस्तों जगत प्रसिद्ध है। मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों म्यांमार का दुर्लभ माणिक्य। समझ में आ गया। सान का पठार स्थित है। राजधानी पैनमाना है। और यहाँ सागवान का वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, जो सागवान का वृक्ष है ये विश्व का सबसे अच्छा वृक्ष है। म्यांमार का दुर्लभ माणिक्य दुर्लभ माणिक्य जगत प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब है दोस्तों अफगानिस्तान का प्राचीन नाम था खुरासान। क्या था, अफगानिस्तान का प्राचीन नाम था खुरासान दोस्तों। और बमियान प्रांत, अफगानिस्तान के बमियान प्रांत बुद्ध की विशालतम मूर्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, बुद्ध की विशाल प्रतिमा मूर्तियों के लिए बमियान प्रांत जो कि अफगानिस्तान में है ये विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के साथ सर्वाधिक व्यापार चाबाहार बंदरगाह से होता है। कौन सा बंदरगाह से होता है, चाबाहार बंदरगाह से दोस्तों भारत और अफगानिस्तान का सर्वाधिक व्यापार होता है चाबाहार बंदरगाह से। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। कौन सी अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों, काबुल।
अफगानिस्तान प्राचीन नाम खुरासान है। बमियान प्रांत अफगानिस्तान में बुद्ध की विशालतम मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। भारत और अफगानिस्तान के साथ व्यापार चाबहार बंदरगाह से सर्वाधिक होता है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। दोस्तों समझ में आ गया। अगला है थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। क्या है? थाईलैंड दोस्तों सफेद हाथियों का देश है। कौन सा? थाईलैंड। अब दोस्तों श्रीलंका। 10वां है श्रीलंका। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है दोस्तों श्रीलंका। क्या है? हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है दोस्तों श्रीलंका। इसे पूर्व का मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मोती भी कहते हैं दोस्तों श्रीलंका को। और यह हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। और इसकी राजधानी आर्थिक रूप से श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कौन सी है? आर्थिक रूप से राजधानी है दोस्तों कोलंबो। और राजनीतिक रूप से है जयवर्धनेपुरम कोटे। क्या है? जयवर्धनेपुरम कोटे। जयवर्धनेपुरम कोटे मतलब दोस्तों जो राजधानी बात करें तो आर्थिक राजधानी है कोलंबो और राजनीतिक राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोटे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। श्रीलंका का अर्थव्यवस्था का आधार। अर्थव्यवस्था का आधार है चाय की खेती। क्या है? चाय की खेती दोस्तों श्रीलंका के अर्थव्यवस्था का आधार। इसे हिंद महासागर में द्वीपीय देश से पूर्व को मोती कहते हैं। राजधानी आर्थिक रूप से कोलंबो, राजनीतिक जयवर्धनेपुरम कोटे और अर्थव्यवस्था का आधार है चाय की खेती। ये यहाँ भारत है दोस्तों, ये श्रीलंका है। यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों राम सेतु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राम सेतु बना हुआ है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में, बीच में दोस्तों। यहाँ से देखो ये बना हुआ है दोस्तों राम सेतु, जो कि भगवान राम ने बनाया था। यहाँ है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोस्तों। और यहाँ है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि यहाँ दोस्तों। और यहाँ है दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप ये है दोस्तों राम सेतु के पास में ही। वहीं दोस्तों पंबन द्वीप के पास ही रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर है दोस्तों पंबन द्वीप के पास ही। जो राम सेतु बना उसके पास में दोस्तों पंबन द्वीप है और उस पंबन द्वीप के पास में रामेश्वर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ श्रीलंका और श्रीलंका के उत्तर इस साइड है दोस्तों जाफना द्वीप। कौन सा द्वीप? जाफना द्वीप। जाफना द्वीप और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों एलिफेंटा दर्रा। क्या है? एलिफेंटा दर्रा है दोस्तों श्रीलंका और जाफना द्वीप के मध्य में दोस्तों। यहाँ राम सेतु बना हुआ है। यहाँ मन्नार की खाड़ी है और राम सेतु के पास में पंबन द्वीप और पंबन द्वीप के पास में रामेश्वर बसा हुआ है। और यहाँ पाक जल संधि दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अब है कंबोडिया। तो पहले आपको यहाँ लिखा था, पहले पर आपको बताना भूल जाता है, ये लिख दिया हूँ दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया अंगकोर वाट। कंबोडिया में दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? अंगकोर वाट मंदिर स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। और जो अंगकोर वाट मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित दोस्तों। श्रीलंका भी देख लिए हैं, कंबोडिया भी देख सकते हैं। अंगकोर वाट मंदिर है सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर दोस्तों, जो कि कंबोडिया में स्थित है। अब है दोस्तों आगे भूटान। कौन सा देश? भूटान। भूटान को तड़ी झंझावट की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूटान को तड़ी झंझावट की भूमि कहते हैं दोस्तों भूटान को। और भूटान में भारत द्वारा, जिसमें कहते हैं भारत द्वारा चूखा, ताला, करिछू 3 जल परियोजनाएं निर्मित की जा रही है। क्या है दोस्तों? भूटान में भारत द्वारा चूखा, ताला, करिछू 3 जल परियोजनाएं निर्मित की जा रही है भारत द्वारा। कहाँ? भूटान में।
पूरा तटीय जनजाति भूमि है। भारत द्वारा चोखा ताला करेचो 3 जल परियोजनाएं निर्मित की जा रही है दोस्तों। बाकी के देश है दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं चीन देश। चीन की राजधानी है दोस्तों पेकिंग। क्या है? पेकिंग। इसे बीजिंग भी कहते हैं। चीन की राजधानी है पेकिंग, इसे बीजिंग भी कहते हैं। और जो चीन है इसमें स्थित शंघाई शहर, ये व्यवसायिक केंद्र। क्या है? व्यवसायिक केंद्र है दोस्तों शंघाई। चीन में ही स्थित है दोस्तों शंघाई, ये व्यवसायिक केंद्र है। और यह चीन का सबसे बड़ा महानगर है। क्या है? चीन का सबसे बड़ा महानगर है दोस्तों शंघाई। ये चीन में ही स्थित है दोस्तों शंघाई, व्यवसायिक केंद्र है और सबसे बड़ा महानगर है दोस्तों। चीन का सबसे बड़ा महानगर है शंघाई। हुयांगपू नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी किनारे पर है दोस्तों? शंघाई शहर ये हुयांगपू नदी के किनारे पर है। समझ में आ गया? शंघाई ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। क्या है दोस्तों? जो शंघाई है ये सबसे बड़ा चीन देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है दोस्तों शंघाई। सबसे बड़ा पतन है। क्या है? सबसे बड़ा पतन है दोस्तों शंघाई शहर। क्या है? सबसे बड़ा पतन है और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र भी है। शंघाई को चीन का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? शंघाई शहर को दोस्तों चीन का मानचेस्टर कहते हैं। चीन की राजधानी है पेकिंग, इसे बीजिंग भी कहते हैं। और शंघाई ये व्यवसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा महानगर है, हुयांगपू नदी के किनारे पर है। ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सबसे बड़ा पतन भी है और चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं दोस्तों शंघाई शहर को। आगे है सूती वस्त्र उद्योग में और रेशमी वस्त्र उद्योग में दोस्तों विश्व में फर्स्ट स्थान है चीन का। क्या है? सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग में, सूती व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में दोस्तों विश्व में फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों चीन देश। सूती वस्त्र उद्योग में दक्षिण चीन दोस्तों जो चीन है उसका जो दक्षिणी भाग है वो सूती वस्त्र उद्योग में दक्षिण चीन में है दोस्तों कैंटन। ये कैंटन सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों कैंटन। ये दक्षिणी चीन में है। कहाँ है? दक्षिण चीन में दोस्तों। आगे है उत्तरी चीन में दोस्तों लायंस का मैदान है। कौन सा? लायंस का मैदान है दोस्तों उत्तरी चीन में। यह देश का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? देश का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों लायंस का मैदान। चीन देश का सबसे बड़ा मैदान हो गया। अब दोस्तों विश्व में प्रथम चीन कौन चीज के उत्पादन में फर्स्ट चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों चीन। चावल के उत्पादन में, गेहूं उत्पादन करने में और जवार का उत्पादन करने में और कपास का उत्पादन करने में, तंबाकू का उत्पादन करने में, मूंगफली का उत्पादन करने में, सब्जी और फलों के उत्पादनों में चावल, गेहूं, जवार, कपास, तंबाकू, मूंगफली और सब्जी और फलों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों विश्व में चीन। विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों इन सभी के उत्पादनों में दोस्तों। आगे देख लेते हैं सीमेंट के उत्पादन में, स्वर्ण के उत्पादन में, जिप्सम के उत्पादन में, अभ्रक के उत्पादन में और कोयला के उत्पादन में और लोहे आइस के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में और एल्यूमिनियम के उत्पादन में, बायराइट के उत्पादन में, कैडमियम के उत्पादन में और कोबाल्ट के उत्पादन में और ग्रेफाइट के उत्पादन में और लेड के उत्पादन में और जिंक के उत्पादन में और मैग्नेसाइट के उत्पादन में दोस्तों चीन विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है। चीन की राजधानी पेकिंग, शंघाई व्यवसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा महानगर है,
हुयांगपू नदी के किनारे पर सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे बड़ा पतन है चीन का मैनचेस्टर है। सूती वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग में फर्स्ट स्थान रखता है चीन विश्व में। और दक्षिण चीन में कैंटन ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तरी चीन में लॉयंस का मैदान है, ये देश का सबसे बड़ा मैदान है। चावल, गेहूं, जवार, कपास, तंबाकू, मूंगफली, सब्जी और फलों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है चीन। और सीमेंट, स्वर्ण, जिप्सम, अभ्रक, कोयला, लोहा, एस्के, मैग्नीज, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, बायराइट, कैडमियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लेड, जिंक और मैग्नेसाइड में भी के उत्पादन में भी दोस्तों विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों चीन। अगला देश है दोस्तों जापान। जापान इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहते हैं। और जापान पे 3,900 द्वीप है। क्या है? 3,900 द्वीप है दोस्तों जापान देश पे। 3,900 द्वीप में से 4 बड़े द्वीप है। क्या है? 4 बड़े द्वीप है दोस्तों। कौन कौन से देख लेते हैं? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ये सभी 4 बड़े द्वीप है दोस्तों 39 द्वीप में से। ये सभी होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू ये 4 सबसे बड़े द्वीप है दोस्तों। होन्शु ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु। और जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी जो दोस्तों है टोक्यो। और जो जापानी राजधानी है टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर है। कौन सी द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो में जापान की 80% जनसंख्या रहती है। क्या है? जापान दोस्तों जो जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ जापान की 80% जनसंख्या रहती है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और अगला है मैदान क्वांटो ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों क्वांटो मैदान क्वांटो। ये भी होन्शु द्वीप पर है। कहाँ है? होन्शु द्वीप पर दोस्तों मैदान क्वांटो ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों मैदान क्वांटो। अगला है फ्यूजियामा ये सुसुपत ज्वालामुखी। क्या है? सुसुपत ज्वालामुखी है दोस्तों फ्यूजियामा जो कि होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप? फ्यूजियामा ये सुसुपत ज्वालामुखी है दोस्तों जो कि होन्शु द्वीप पर है। अगला है फोसा मैग्मा ये ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों फोसा मैग्मा दोस्तों जो वो भी होन्शु द्वीप पर है। जितने भी यहाँ लिखा हूँ मैंने ये सभी होन्शु द्वीप पर है दोस्तों। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। मैदान क्वांटो ये सब जापान का सबसे बड़ा द्वीप सबसे बड़ा मैदान है ये भी होन्शु पर है। अगला है फ्यूजियामा ये सुसुपत ज्वालामुखी ये भी होन्शु द्वीप पर है। फोसा मैग्मा ये भी होन्शु द्वीप पर है। ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नगोया इसे जापान का डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का डेट्राइट कहते हैं दोस्तों नगोया को। और जापान का ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं दोस्तों जापान को नगोया को जापान का डेट्राइट भी कहते हैं और जापान का ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्योटो ये छोटे कारखानों का नगर है। क्या है? क्योटो दोस्तों ये छोटे कारखानों का नगर है दोस्तों जो कि जापान में है। क्योटो छोटे कारखानों का नगर है जो दोस्तों जो कि जापान में है। अगला है कोबे ये जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यस्त बंदरगाह क्या है? कोबे ये दोस्तों जापान में ही स्थित है। ये जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
ओसाको ये जापान का मानचेस्टर है। क्या है? जापान का मानचेस्टर भी है, मानचेस्टर इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका ये जापान का मानचेस्टर है। समझ में आ गया? विश्व में प्रथम शहतूत पे दोस्तों जो रेशम कीट होते हैं, रेशम कीटों से कच्चा रेशम पैदा करने में जापान विश्व में फर्स्ट स्थान पर है। क्या है? जापान फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों। शहतूत का पेड़ देखा ही होगा आपने। शहतूत के पेड़ पर दोस्तों जो रेशम कीट होते हैं उनसे कच्चा रेशम पैदा करने में जापान का स्थान विश्व में फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम नंबर पर दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? 66.4% पर वन है। क्या है? 66.4% क्षेत्रफल पर दोस्तों जापान में वन है। क्या है? वन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जापान का 66.4% क्षेत्रफल पर वन है दोस्तों जापान में। और इन्हीं वनों में का सर्वाधिक जापान का सर्वाधिक वृक्ष है सुगी। क्या है? जापान का महत्वपूर्ण वृक्ष है सुगी। समझ में आ गया दोस्तों? कांटो ये जापान की मुख्य भाषा है। क्या है? कांटो दोस्तों ये जापान की मुख्य भाषा है दोस्तों। समझ में आ गया? सुयुद्ध का देश कहते हैं। 39 द्वीप है, 4 बड़े द्वीप है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको बता दिया था 2-3 बार, समझ में तो आ गया होगा। नगोया जापान का ग्रेट ट्राइड कहते हैं, जापान का ब्रेड फोर्ट कहते हैं, क्योटो छोटे कारखानों नगर कहते हैं, कोबे व्यस्त बंदरगाह है, और ओसाका ये मानचेस्टर है जापान का। विश्व में प्रथम सेतु पे रेशम कीट होते हैं उनसे कच्चा रेशम पैदा करने में 66.4% पर क्षेत्र पर वन है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है सुगी और कांटो ये जापान की मुख्य भाषा है दोस्तों। अब अगला जो देश है हमारा वो देख लेते हैं। हमारे दोस्तों अगला देश है नेपाल। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। क्या है? नेपाल में ही थी दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। नेपाल में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, इसे क्या कहते हैं? इसे सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता। समझ में तो आगे होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नेपाल के 33% भाग पर जंगल है। क्या है? 33% जो नेपाल है उसके 33% भाग पर है जंगल, और 18% भाग पर है भाग कृषि योग्य। 18% भाग पर कृषि की जाती है दोस्तों नेपाल पर। मतलब दोस्तों 33% भाग पर जंगल है और 18% भाग कृषि योग्य है। समझ में आ गया दोस्तों? नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू है दोस्तों नेपाल की राजधानी। दोस्तों जो काठमांडू है ये नेपाल का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? नेपाल का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ये नेपाल का सबसे बड़ा नगर है। अगला है विराटनगर। विराटनगर ये नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है। क्या है? एकमात्र औद्योगिक नगर है दोस्तों नेपाल का विराटनगर। कौन सा? विराटनगर। विराटनगर ये एकमात्र औद्योगिक नगर है दोस्तों नेपाल का। नेपाल की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों कोसी, कर्णाली, बागमती और गंडक। ये सभी नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? कोसी, कर्णाली, बागमती और गंडक, ये सभी है नेपाल की प्रमुख नदियां। अब है अगला है मालदीव। मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले। क्या है? मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले। माले है दोस्तों मालदीव की राजधानी। इसे मूंगो के द्वीपों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगो के द्वीपों का देश कहते हैं दोस्तों मालदीव पर। मूंगो के द्वीपों का देश कहते हैं मालदीव दोस्तों। इसकी राजधानी माले। मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है दिवेही। है मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों दिवेही।
सार्क देश में मालदीव सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। क्या है दोस्तों? जो मालदीव हमारा देश है, मालदीव ये सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। दोस्तों समझ में आ गया? मालदीव की राजधानी है माले, मूंगों की द्वीपों का देश कहते हैं, राष्ट्रभाषा है दिवेही। सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है दोस्तों मालदीव। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका। बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है। क्या है? बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है दोस्तों बांग्लादेश। ये इसकी राजधानी है ढाका और बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है। बांग्लादेश की मुख्य फसल है चावल और जूट। बांग्लादेश की मुख्य फसल है दोस्तों चावल और जूट। समझ में आ गया? नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। 33% भाग पर जंगल है, 18% भाग पर कृषि योग्य है। राजधानी काठमांडू। विराटनगर एकमात्र औद्योगिक नगर है। प्रमुख नदियां कोसी, कर्नाली, बागमती और गंडक। अगला है मालदीव। इसकी राजधानी माले, मूंगों के द्वीपों का देश है मालदीव। मालदीव की राष्ट्रभाषा है दिवेही। सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है और बांग्लादेश की मुख्य फसल है दोस्तों चावल और जूट। अगर दोस्तों अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता और यह 300 द्वीपों का समूह है। 1300 द्वीपों का समूह है दोस्तों इंडोनेशिया। 1300 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया पे। 1300 द्वीप है दोस्तों। 1300 द्वीपों में से प्रमुख 5 द्वीप है। 5 द्वीप प्रमुख है दोस्तों। वह है सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और इरियन जावा। सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी, इरियन जावा, ये सभी 5 प्रमुख द्वीप है दोस्तों इंडोनेशिया के। 1300 द्वीपों में से ये सभी 5 प्रमुख द्वीप है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। क्या था? डच ईस्ट इंडीज। ये था दोस्तों इंडोनेशिया का प्राचीन नाम दोस्तों। अगला दोस्तों सुंडा जल संधि। कौन संधि? जल संधि। सुंडा जल संधि ये जावा द्वीप के और जावा द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को दोस्तों अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, मतलब पृथक करती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। अब दोस्तों मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर और केलांग घाटी। इपोह है केलांग घाटी में इपोह नामक एक जगह है। इपोह ये टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। क्या है? इपोह है ये टीन खनन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। इपोह है ये केलांग घाटी में है। केलांग घाटी में है दोस्तों इपोह है। ये इपोह है टीन खनन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे है गोपेन खान ये विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है। विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है दोस्तों गोपेन खान। समझ में आ गया? आगे है पेनांग द्वीप। इसे भविष्य का सिंगापुर कहते हैं। पेनांग द्वीप को भविष्य का सिंगापुर कहते हैं दोस्तों। और पेनांग द्वीप प्रमुख टीन प्रगलन केंद्र है। तो प्रगलन केंद्र दोस्तों पेनांग द्वीप ये भविष्य का सिंगापुर है। प्रमुख टीन प्रगलन केंद्र दोस्तों पेनांग द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। 1300 द्वीपों का समूह है। प्रमुख 5 सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और इरियन जावा है। प्राचीन नाम डच ईस्ट इंडीज है। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और केलांग घाटी इपोह में है। इपोह है केलांग घाटी में इपोह है।
ये पोहर टीन खदान का प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान ये विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है। और पेनांग जो कि एशिया का सिंगापुर है और ये प्रमुख टीन प्रगलन केंद्र है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। एशिया महाद्वीप की जो खाड़ियां हैं और जो जल संधि है वो भी देखेंगे। पहले खाड़ियां देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप जो खाड़ियां हैं वो देख लेते हैं। पहली है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है दोस्तों। कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। भारत देश और श्रीलंका के मध्य में। समझ में आ गया। अगली है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के दक्षिण में है। कहाँ है? बांग्लादेश के दक्षिण में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी दोस्तों। अब है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी दोस्तों ईरान के दक्षिण में है। कौन से देश के दक्षिण में है? ईरान देश के दक्षिण में है दोस्तों ओमान की खाड़ी दोस्तों। ओमान की खाड़ी के किनारे पर ओमान शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? ओमान शहर बसा हुआ है दोस्तों ओमान की खाड़ी के किनारे पर ओमान शहर बसा हुआ दोस्तों। अगला है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण पूर्व में। कहाँ है? फारस की खाड़ी दोस्तों ईरान के दक्षिण पूर्व में है दोस्तों और ईरान देश के दक्षिण पूर्व में। अगला है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यमन के दक्षिण में। कहाँ है? यमन देश के दक्षिण में है दोस्तों अदन की खाड़ी। यमन देश के दक्षिण में। समझ में आ गया दोस्तों। पोहई की खाड़ी। पोहई की खाड़ी पूर्वी चीन में है। कहाँ है? पूर्वी चीन में है दोस्तों। चीन के पूर्व में है दोस्तों पोहई की खाड़ी। पीला सागर के पास है दोस्तों पोहई की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में है। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के दक्षिण में है। ओमान की खाड़ी ईरान के दक्षिण में है और ओमान की खाड़ी के किनारे पर ओमान शहर बसा हुआ है। और फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण पूर्व में है दोस्तों और अदन की खाड़ी यमन के दक्षिण में है। और पोहई की खाड़ी पूर्वी चीन में है। पूर्वी चीन में पीला सागर के पास है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अभी हमने जितने भी खाड़ियां देखी जैसे मन्नार खाड़ी, बंगाल खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन खाड़ी और पोहई की खाड़ी दोस्तों, इन सभी को जो मैप के जरिए दोस्तों अब देखेंगे। इन सभी खाड़ियों दोस्तों अब हम मैप के जरिए देख लेते हैं कि मैप में ये खाड़े कहाँ कहाँ है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों अभी जो हमने बोर्ड पे खाड़ियां देखी थी उन्हीं को अब हम मैप के जरिए भी देख लेते हैं। पहले थी हमारी मन्नार खाड़ी। तो दोस्तों मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य में है। तो दोस्तों ये है भारत और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी। अगली है हमारे थाईलैंड की खाड़ी। तो दोस्तों ये है थाईलैंड की खाड़ी। यहाँ थाईलैंड के दक्षिण में ये है थाईलैंड यहाँ है उसके दक्षिण में है दोस्तों थाईलैंड की खाड़ी। अब दोस्तों ओमान की खाड़ी। दोस्तों ओमान की खाड़ी ईरान के दक्षिण में है। तो दोस्तों ये है ओमान की खाड़ी ईरान के दक्षिण में ओमान की खाड़ी दोस्तों। अगली है फारस की खाड़ी। तो दोस्तों ये है फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण पश्चिम में। ईरान के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों फारस की खाड़ी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हैं दोस्तों अदन की खाड़ी। तो दोस्तों अदन की खाड़ी है ये यहाँ यमन के दक्षिण में। यहाँ यमन है दोस्तों यमन के दक्षिण में है दोस्तों अदन की खाड़ी। अगली है पोहई की खाड़ी। पोहई की खाड़ी ये पूर्वी चीन में। कहाँ है? पूर्वी चीन में दोस्तों ये है पोहई की खाड़ी पीला सागर के पास में पोहई की खाड़ी दोस्तों। जितनी भी खाड़ियां थी दोस्तों अब हमने उनको मैप में देख लिया है दोस्तों। जो अभी हमने खाड़ियां देखी थी उनको अभी हम मैप में देख लिए हैं। अब जो एशिया महाद्वीप की जो जल संधि है उनको देख लेते हैं। पहली है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि।
ये भारत और श्रीलंका के को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों पाक जल संधि। दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। अगला है फारमोसा। फारमोसा इसे ताइवान जल संधि कहते हैं। फारमोसा जल संधि को ताइवान जल संधि कहते हैं। ये जो फारमोसा जो जल संधि है इसे ताइवान जल संधि कहते हैं। ताइवान जल संधि पूर्वी चीन सागर को और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है दोस्तों फारमोसा जल संधि, और ताइवान और चीन को अलग करती है। ताइवान देश को और चीन देश को अलग करती है दोस्तों फारमोसा जल संधि, समझ में आ गया। और पूर्वी चीन सागर को और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अगली है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दोस्तों पूर्वी साइबेरियन सागर को और बेरिंग सागर को जोड़ती है। कौन कौन सागर को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि पूर्वी साइबेरियन सागर को और बेरिंग सागर को जोड़ती है दोस्तों बेरिंग जल संधि। और जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों अलग करती है। किनको अलग करती है? एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है दोस्तों बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फारमोसा जल संधि पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और ताइवान और चीन को अलग करती है। और बेरिंग जल संधि पूर्वी साइबेरियन सागर को और बेरिंग सागर को जोड़ती है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है दोस्तों बेरिंग जल संधि। दोस्तों अगली है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि फारिस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कितनी जोड़ती है दोस्तों? हारमुज जल संधि फारिस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों। हारमुज जल संधि फारिस खाड़ी को और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। और संयुक्त अरब अमीरात को और ईरान को अलग करती है। क्या करती है? संयुक्त अरब अमीरात को और ईरान को अलग करती है। और फारस खाड़ी को और ओमान खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों हारमुज जल संधि। अगली है बाबुल मंदेव जल संधि। बाबुल मंदेव जल संधि ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। किन किन को जोड़ती है? बाबुल मंदेव जल संधि। बाबुल मंदेव जल संधि लाल सागर को और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। समझ में आ गया। अगली है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि पीला सागर को और जापान सागर को जोड़ती है। किन किन को जोड़ती है दोस्तों? पीला सागर को और जापान सागर को जोड़ती है दोस्तों कोरिया जल संधि। पीला सागर को और जापान सागर को। और दक्षिण कोरिया को और क्यूशू जापान को अलग करती है। दक्षिण कोरिया को और क्यूशू जापान को अलग करती है। कौन सी? कोरिया जल संधि पीला सागर को और जापान सागर को अलग जोड़ती है और दक्षिण कोरिया को और क्यूशू जापान को अलग करती है। अगला है मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि सेलेविस सागर को और जावा सागर को जोड़ती है। किनको जोड़ती है? सेलेविस सागर को और जावा सागर को जोड़ती है दोस्तों मक्कासार जल संधि। और बोर्निया को और सेलेविस द्वीप को अलग करती है। बोर्निया को और सेलेविस द्वीप को अलग करती है दोस्तों मक्कासार जल संधि। और सेलेविस सागर को और जावा सागर को जोड़ती है और बोर्निया को और सेलेविस द्वीप को अलग करती है। अगली है हमारी जल संधि सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है दोस्तों सुंडा जल संधि। जावा सागर को और हिंद महासागर को दोस्तों। अगली जावा को और सुमात्रा को अलग करती है। जावा और सुमात्रा को अलग करती है और जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है। समझ में आ गया दोस्तों।
हार्मो जल संधि फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है और संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को अलग करती है। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ती है। कोरिया जल संधि पीला सागर और जापान सागर को जोड़ती है। दक्षिण कोरिया और क्यूशू जापान को अलग करती है दोस्तों। मक्का सागर जल संधि सेलेबी सागर को और जावा सागर को जोड़ती है और बोर्निया और सेलेबी द्वीप को अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और जावा को और सुमात्रा को अलग करती है दोस्तों सुंडा जल संधि। अब दोस्तों मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जावा सागर को और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किन किन को जोड़ती है? जावा सागर को और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों मलक्का जल संधि। और मलय प्रायद्वीप को और सुमात्रा को अलग करती है, पृथक करती है। मलय प्रायद्वीप को और सुमात्रा को दोस्तों मलक्का जल संधि अलग करती है दोस्तों। जावा सागर को बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब जितने भी हमने जल संधि देखी थी उनको अब हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो अब जितने भी एशिया महाद्वीप प्रमुख जल संधियां थी वो हमने देख ली है। अब उनको मैप में देख लेते हैं। पहली है पाक जल संधि। तो दोस्तों यह है भारत और श्रीलंका के को अलग करती है दोस्तों पाक जल संधि। तो दोस्तों यहाँ है पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगली है दोस्तों बाब उल मंदेव जल संधि। तो दोस्तों ये है बाब उल मंदेव जल संधि दोस्तों जो कि अदन खाड़ी को और लाल सागर को जोड़ती है। बाब उल मंदेव जल संधि। अगली है दोस्तों ताइवान जल संधि। तो दोस्तों ये है ताइवान जल संधि। इसे फारमोसा जल संधि भी कहते हैं जो कि पूर्वी चीन सागर को और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ताइवान की संधि दक्षिणी चीन सागर को और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है ताइवान जल संधि दोस्तों। अगली दोस्तों बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों ये है यहाँ कहाँ गई, यह है दोस्तों बेरिंग जल संधि। यहाँ यह बेरिंग जल संधि दोस्तों जो कि बेरिंग सागर को और पूर्व साइबेरियन सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि दोस्तों। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगली है दोस्तों कोरिया जल संधि। तो दोस्तों ये है कोरिया जल संधि दोस्तों जो कि पीला सागर को और जापान सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि। अगली है दोस्तों मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि दोस्तों ये है दोस्तों मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि दोस्तों जो कि जावा सागर को और किसको जावा सागर को और सेलेबीज सागर को जोड़ती है दोस्तों मक्कासार जल संधि। समझ में आ गया दोस्तों। अगली है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर को और हिंद महासागर जोड़ती है। सुंडा जल संधि दोस्तों। तो दोस्तों ये है यहाँ सुंडा जल संधि। ये है यहाँ सुंडा जल संधि दोस्तों जो कि जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अगली है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जावा सागर को और बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। तो जावा सागर को और बंगाल खाड़ी को जोड़ती है मलक्का जल संधि दोस्तों। ये है मलक्का जल संधि जावा सागर को और बंगाल खाड़ी को जोड़ती है दोस्तों। अब जितने भी हमारे पर एशिया महाद्वीप प्रमुख जल संधियां थी वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमने मैप में देख लिया है। अब जो एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख सागर हैं वो देख लेते हैं। सागर पहला है लाल सागर। लाल सागर सऊदी अरब और अफ्रीका के मध्य में कहाँ है? लाल सागर सऊदी अरब और अफ्रीका के मध्य में है दोस्तों लाल सागर। समझ में आ गया। अगला है अरब सागर। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में कहाँ है?
अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों अरब सागर। अगला है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में, कहाँ है? चीन के दक्षिण में है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर, चीन के दक्षिण में दोस्तों। अगला है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में है, कहाँ है? चीन के पूर्व में दोस्तों पूर्वी चीन सागर। और पीला सागर दोस्तों चीन के पूर्व में है। कौन कौन सा है? पूर्वी चीन सागर भी चीन के पूर्व में है और पीला सागर भी चीन के पूर्व में दोस्तों। समझ में आ गया? अगला है जापान सागर। जापान सागर जापान के पश्चिम में, कहाँ है? जापान सागर दोस्तों जापान देश के पश्चिम में है दोस्तों जापान सागर। अगला है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर ये रूस के पूर्व में, कहाँ है? रूस के पूर्व में दोस्तों ओखोटस्क सागर। अगला है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में, कहाँ है? बेरिंग सागर है दोस्तों रूस के उत्तर पूर्व में दोस्तों बेरिंग सागर। अगला है पूर्वी साइबेरियन सागर। पूर्वी साइबेरियन सागर ये रूस के उत्तर में, कहाँ है? रूस के उत्तर में है दोस्तों पूर्वी साइबेरियन सागर। अगला है कारा सागर। कारा सागर भी रूस के उत्तर में, कहाँ है? कारा सागर दोस्तों रूस के उत्तर में है और पूर्वी साइबेरियन सागर दोस्तों रूस के उत्तर में दोस्तों। अगला है जावा सागर। जावा सागर जावा के उत्तर में, कहाँ है? जावा के उत्तर में दोस्तों जावा सागर। और इसका लाल सागर सऊदी अरब अफ्रीका के मध्य में है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में है। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में है। पीला सागर चीन के पूर्व में है। चीन के पूर्व में और पीला सागर चीन के पूर्व में है। और जापान सागर जापान के पश्चिम में है दोस्तों। और ओखोटस्क सागर रूस के पूर्व में है। बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में है। और पूर्वी साइबेरियन सागर रूस के उत्तर में है। और कारा सागर ये भी रूस के उत्तर में है दोस्तों। और जावा सागर ये जावा के उत्तर में है दोस्तों। अभी हमने जितने भी सागर देखे प्रमुख एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख सागर थे वो दोस्तों हमने देख लिए हैं। अभी इन्हीं को अब हम मैप में देख लेते हैं। अब दोस्तों एशिया महाद्वीप जो प्रमुख सागर है वो उनको मैप में देख लेते हैं। पहला है लाल सागर। लाल सागर दोस्तों सऊदी अरब और अफ्रीका के मध्य में है। तो दोस्तों ये है लाल सागर सऊदी अरब के और अफ्रीका के मध्य में दोस्तों। अगला है अरब सागर। तो दोस्तों ये है अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर दोस्तों। अगला है दक्षिण चीन सागर। तो दोस्तों ये है दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। अगला है पूर्वी चीन सागर। दोस्तों ये है पूर्वी चीन सागर दोस्तों जो कि चीन के पूर्व में, कहाँ है? चीन के पूर्व में दोस्तों पूर्वी चीन सागर। अगला है पीला सागर। दोस्तों चीन के पूर्व में ही है दोस्तों पीला सागर, चीन के पूर्व में दोस्तों पीला सागर। अगला है जापान सागर। तो दोस्तों ये है जापान सागर जापान के पश्चिम में, पूर्व नहीं पश्चिम में दोस्तों जापान सागर। ये है दोस्तों यहाँ जापान। समझ में आ गया। अगला है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर दोस्तों रूस के पूर्व में है, रूस के पूर्व में है दोस्तों ओखोटस्क सागर। तो दोस्तों यह है रूस के पूर्व में ओखोटस्क सागर। अगला है बेरिंग सागर। तो दोस्तों ये है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर दोस्तों यहाँ रूस के उत्तर पूर्व में, रूस के उत्तर पूर्व में दोस्तों बेरिंग सागर। अगला है अराल सागर। तो दोस्तों सॉरी अराल सागर नहीं है दोस्तों, पूर्वी साइबेरियन सागर। पूर्वी साइबेरियन सागर दोस्तों ये है यहाँ रूस के उत्तर में, और रूस के उत्तर में कारा सागर भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये है यहाँ कारा सागर रूस के उत्तर में। अगला है जावा सागर। जावा के उत्तर में है दोस्तों जावा सागर। यह है यहाँ दोस्तों
जावा, जावा के उत्तर में दोस्तों जावा सागर। दोस्तों एशिया महाद्वीप के जितने भी प्रमुख सागर थे वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब आगे एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों जो एशिया महाद्वीप जो प्रमुख सागर थे वो हमने मैप में देख लिए हैं दोस्तों। अब जो एशिया महाद्वीप जो कृषि है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एशिया की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? एशिया की रोटी की टोकरी कहते हैं दोस्तों कजाकिस्तान को। कैसे कहते हैं? कजाकिस्तान को कहते हैं दोस्तों एशिया की रोटी की टोकरी। कजाकिस्तान में जो स्टेपी घास के मैदान क्षेत्र है उनमें गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है। क्या होती है? कजाकिस्तान जो स्टेपी घास के मैदान दोस्तों वहाँ गेहूं की खेती अधिक होती है। ऐसे जैसे कजाकिस्तान में क्या कहते हैं? एशिया की रोटी की टोकरी कहते हैं। अगला है मसालों का द्वीप। मसालों का द्वीप कहते हैं मलक्का द्वीप को। कौन से द्वीप को? मलक्का द्वीप को कहते हैं दोस्तों मसालों का द्वीप। यह है इंडोनेशिया में। कहा है? इंडोनेशिया में दोस्तों मलक्का द्वीप। समझ में आ गया। अगला है सुल्ताना अंगूर। सुल्ताना अंगूर इजमिर में सर्वाधिक होता है। इजमिर में सुल्ताना अंगूर सर्वाधिक होता है। इजमिर टर्की देश में है। कौन से देश में है? टर्की देश में है दोस्तों इजमिर। अगला है खजूर। खजूर इराक में पाई जाती है। खजूर सर्वाधिक इराक में होती है और अंजीर सर्वाधिक लेबनान में होती है। कहाँ होती है? लेबनान में होती है दोस्तों अंजीर खजूर इराक में, सुल्ताना अंगूर इजमिर में, मसाला द्वीप मलक्का द्वीप को एशिया की रोटी की टोकरी कजाकिस्तान को कहते हैं। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये भी समझ में आए तो इसको वीडियो को बार बार देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जो हमारा एशिया महाद्वीप का जो टॉपिक था वो आज समाप्त हो गया दोस्तों। इससे पहले हम एशिया महाद्वीप से पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप पढ़ चुके हैं। और आज एशिया महाद्वीप भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। जो हमारी पृथ्वी पर सातों महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है वो हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। सातों महाद्वीपों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। आप उन सभी को भी एशिया महाद्वीप के अलावा जितने महाद्वीप उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। महाद्वीप हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने सातों महाद्वीप देखे, वो सभी अब कंप्लीट हो गए दोस्तों। कल से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।